जो दिखाई दे रहा है क्या वही सब होगा? जो सुनाई दे रहा है, जो टेलीविजन स्क्रीन पर रेंग रहा है, जो अलग अलग सर्वे के जरिए बतलाया जा रहा है, क्या वाकई राज्यों के चुनाव कुछ वैसे ही होने वाले हैं? क्योंकि बीते 20 बरस की राजनीति अगर अलग अलग राज्यों के भीतर आज की तारीख में आप टटोल कर देखेंगे तो ध्यान दें, सब कुछ बदल गया है। और हर राज्य के भीतर का चुनाव किसी लोकसभा चुनाव की तर्ज पर होने लगा है। सवाल यह नहीं है कि राज्यों के चुनाव के भीतर कांग्रेस और बीजेपी, दो बड़ी राष्ट्रीय पॉलिटिकल पार्टी के तमाम बड़े नेता आपस में टकराते हुए दिखाई दे रहे हैं, या फिर दोनों पॉलिटिकल पार्टी का विजन इस देश को लेकर क्या है, उनकी समझ क्या है, किस नीतियों के आश्रय दोनों को बढ़ना है, इस आश्रय राज्यों की राजनीति चल रही हो। मसला यह भी नहीं है। मसला तो पहली बार यह हो चला है कि कांग्रेस की पूरी राजनीतिक रणनीति बीते 20 बरस में बदल गई। इन्हीं 20 वर्षों में बीजेपी की अपनी रणनीति पार्टी के भीतर और संगठन को संभालने की रूपरेखा इस दौर में बदल गई। बीजेपी के छत्रप गायब हो गए, कांग्रेस के छत्रप नए तरीके से निकल कर आ गए। और राज्यों के चुनाव के भीतर बीजेपी का अगर कोई छत्रप नहीं है और अभी तक वहां के वोटर आदी थे कि किसे मुख्यमंत्री बनाना है, उसी चेहरे के आश्रय वोट दिया जाए, तो यह परिस्थिति भी एक झटके में बदल गई। इतना ही नहीं, बल्कि इस दौर में दोनों पॉलिटिकल पार्टी की नीतियां जो इस देश के किसान, मजदूर, आदिवासी और दलितों को प्रभावित करती है, उन्हीं को लेकर यह चुनाव है। और शायद शहरों में गूंज चुनाव को लेकर ज्यादा है, शहरों में गूंज सर्वे को लेकर ज्यादा है, और न्यूज चैनलों की पहुंच और पकड़ भी शहरी मिजाज को अच्छी लगती है। तो क्या वाकई राज्यों के भीतर जो हलचल है और जमीनी तौर पर वहां की राजनीति इस दौर में वहां के उस किसान, मजदूर, दलित, आदिवासी, उनके जरिए जिन परिस्थितियों को जीना चाहती है, क्या वह सब कुछ कांग्रेस जो सोच रही है वैसा होगा, या बीजेपी जो सोच रही है वैसा होगा? क्योंकि 2018 में इन तीनों राज्यों में कांग्रेस जीती थी। शहरी गुस्सा मध्य प्रदेश के भीतर बहुत ज्यादा है, कुछ ग्रामीण इलाकों में भी है कि हमने कांग्रेस को जिताया और बरस भर के भीतर सत्ता पलट गई, और वह भी खरीद फरोख्त से। वह गुस्सा अंडर करंट है, और इसीलिए मध्य प्रदेश के भीतर का हर सर्वे और हर बहस इस बात को लेकर टिक रही है कि जाहिर तौर पर कांग्रेस वहां जीतेगी, क्योंकि जीतने के बाद भी उसे सत्ता नहीं मिली। तो क्या इस फिलॉसफी के तहत राजस्थान में परिस्थिति बदल जाएगी, छत्तीसगढ़ के भीतर की परिस्थिति बदल जाएगी, या फिर यह कहा जाए कि अभी तक जो लोग वसुंधरा राजे सिंधिया के आश्रय राजस्थान की राजनीति में वोट डालते थे, उनके सामने एक संकट है, या यह कहा जाए कि शिवराज सिंह चौहान 2 दशकों से सत्ता में उनसे ऊब हो चली है, या यह कहा जाए छत्तीसगढ़ के भीतर आदिवासी समाज, उसके भीतर का करंट यह कहता है कि कोई आदिवासी मुख्यमंत्री होता क्यों नहीं है। एक ही बार हुआ, लेकिन वह भी 1-1.5 साल भर के लिए। उसके बाद तमाम राजनीतिक दलों ने अपने अपने तरीके से लुभाया। लेकिन 2018 की जीत तो बहुत साफ कहती है, कांग्रेस ने जो सुरक्षित सीटें हैं वहां पर बड़ी रेस के तौर पर बड़ी जीत हासिल की, और बीजेपी बहुत पिछड़ गई। 3 सवाल इस नए तौर तरीके की तीनों राज्यों की राजनीति को समझने के लिए। पहला सवाल, जब बड़ी तादाद में वोटर आदिवासी हो, ग्रामीण जीवन का मजदूर और किसान हो, और इन परिस्थितियों में जब आप ओबीसी की लड़ाई इस देश के भीतर में लड़ रहे हो, और ऐसे में ओबीसी का वोट बैंक इन 3 राज्यों में कितना असर डालेगा या कितना बिखरेगा, उससे हटकर सुरक्षित सीटों के परिणाम ही सत्ता तक ला सकते हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को। यह पहला सवाल है। दूसरा सवाल, जो बीते 2 दशकों की राजनीति रही, उसमें अगर बीजेपी के छत्रप का कोई चेहरा नहीं, मुख्यमंत्री कौन होगा अगर जीत गए तो पता नहीं, और दूसरी तरफ कांग्रेस के हर नेता को पता है कि कौन मुख्यमंत्री होगा, जीतने के बाद किसको गद्दी मिलेगी, सब कुछ पता है। जो चली आ रही रवायत है वही इस दौर में चलेगी, तो क्या उस स्थिति में वोटर कांग्रेस के साथ खड़ा हो जाएगा? और तीसरी परिस्थिति है जो शायद इस देश की सामाजिक आर्थिक स्थितियों से जुड़ी है, जिसमें ना तो नेता मायने रखता है, ना ही राष्ट्रीय नीति मायने रखती है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अगर सीधे तौर पर इन 3 राज्यों में कांग्रेस के तीनों छत्रप जो चेहरे के तौर पर मौजूद हैं, निशाना अगर उन पर साधते हैं, तो क्या यह मान लिया जाए कि यह प्रधानमंत्री मोदी का फाइनल मैच है?
क्योंकि अगर उनके चेहरे के आसरे राजस्थान में जीत मिल रही है तो फिर यकीन जानिए यह जीत मध्य प्रदेश में भी मिलेगी। और अगर वो हार रहे हैं तो फिर यकीन जानिए पांचों राज्यों से बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा और कांग्रेस हो सकता है पांचों राज्यों में जीत जाए, इन 3 राज्यों में तो जीत ही जाएगी। तो 3 सवालों के केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा है। एक ऐसा चेहरा जो इस दौर में छत्तीसगढ़ में मौजूद हो या राजस्थान में मौजूद हो या मध्य प्रदेश में मौजूद हो। निशाने पर गांधी परिवार आता जरूर है, लेकिन राहुल गांधी इस दौर में ध्यान दीजिए उनके जुबान पर नहीं आते हैं। इस दौर में राज्यों के मुखिया के तौर पर जो सीएम पद के दावेदार हैं कांग्रेस के, उन्हीं नेताओं पर शिकंजा है, उन्हीं नेताओं को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है और जो भी नीतियों का ऐलान हो रहा है वह सीधे सीधे गरीब, और इसीलिए जिन बातों का ऐलान नहीं होना चाहिए वह भी छत्तीसगढ़ में जाकर प्रधानमंत्री ने जब कह दिया कि 2028 तक 5 किलो अनाज आप लोगों को फ्री मिलते रहेगा, इलेक्शन कमीशन ने आंखें मूंद ली और नहीं समझा कि चुनाव के भीतर में इस तरह का ऐलान चुनाव को कितना प्रभावित कर सकता है। और कांग्रेस के भीतर से भी कोई मोटी आवाज आपको सुनाई नहीं दी होगी। वजह बहुत साफ है, कोई नहीं चाहता इस दौर में उस वोटर से पंगा लिया जाए जिस वोटर के आश्रय चुनाव में जीत मिलनी है, और अगर वो रूठ गया तो फिर सत्ता मिलेगी ही नहीं। तो आइए आंकड़ों के जरिए, कागजों के जरिए और इन 3 राज्यों की जमीनी हकीकत को जरा समझ लीजिए। यह समझना बड़ा जरूरी है क्योंकि इन 3 राज्यों के चुनाव के परिणाम जो दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, सर्वे जो कह रहे हैं वैसा होने वाला नहीं है। और जब भी होगा जनता के जहन में कोई ऐसी स्थिति नहीं है, सूचना तंत्र ने इतनी पारदर्शी स्थिति बना दी है कि जो राजस्थान में दिखाई देगा वही मध्य प्रदेश में दिखाई देगा, उसी की गूंज तेलंगाना में सुनाई देगी और उसी की आहट छत्तीसगढ़ में भी नजर आएगी, और तो और मिजोरम तक भी यह आवाज जरूर जाएगी। जब हम इन बातों का जिक्र कर रहे हैं तो सुरक्षित सीटों पर आए उससे पहले एक चीज और जहन में बसा लीजिए। इस दौर में कितनी बड़ी तादाद में इन तीनों राज्यों के भीतर जो खेती पर टिके हुए घर परिवार होते हैं, राजस्थान में ये 74% हैं जो खेती पर टिके हुए परिवार हैं। रोजगार दे पाने की स्थिति में 54% को खेती है, लेकिन 74% लोग सीधे सीधे राजस्थान में खेती के स्ट्रक्चर पर, उसकी कमाई पर, उसी से जुड़े हुए हैं। छत्तीसगढ़ में यह लगभग 67% है जो परिवार जुड़े हुए हैं। रोजगार यहां 62% को खेती से मिलता है, लेकिन 67% परिवार खेती के ऊपर ही टिके हुए हैं, उनकी रोजी रोटी उसी हिसाब से चलती है। मध्य प्रदेश में यह स्थिति लगभग 66.5% है, 66.4%, और यहां लगभग मजदूर जो खेती से जुड़े हैं वो 60% पे टिके हुए हैं। इन 3 राज्यों का पहला सच, इस देश के राष्ट्रीय एवरेज जो किसान, मजदूर और खेती पर टिके परिवारों का है, उससे इन 3 राज्यों का औसत ज्यादा है। और इसको ओबीसी में भी मत बांटिए। सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों के आश्रय एससी एसटी में इसलिए बांटना जरूरी है क्योंकि विधानसभा की सीटें सुरक्षित होती है इन जगहों पर। और एक राज्य का जिक्र यहां शुरू में कर देते हैं जिसका जिक्र लास्ट में किया जाएगा, यह तेलंगाना है। तेलंगाना के भीतर ना तो कांग्रेस की कोई कैडर की और कोई पॉलिटिकल पार्टी की या चेहरे की मौजूदगी उस रूप में नहीं है जैसी इन 3 राज्यों में है। कैडर रहा है वहां पर, लेकिन चेहरा, नेता, उसका नाम आप नहीं जानते होंगे, बीजेपी का भी नहीं जानते होंगे। तो पहली बार गांधी फैमिली का राजनीतिक आवाज क्या है उसका फैसला तेलंगाना में होने वाला है। जीत मिल गई तो फिर जानिए वो गांधी फैमिली यानी राहुल गांधी थे, लेकिन इन 3 राज्यों में, इन 3 राज्यों के छत्रप ही मायने रखते हैं। इसीलिए इस दौर में प्रधानमंत्री मोदी अपना 2024 से पहले अपने चेहरे का फाइनल खेल रहे हैं। अब यहां पर निकल कर आइए जिस बात का हम जिक्र जरूरी करना चाहते हैं कि जब आप आंकड़ों के लिहाज से चीजों को समझें तो जरा सोचिए कि राजस्थान के भीतर दलितों की सुरक्षित सीट 34 है, आदिवासियों की 25 है, दोनों को मिलाइएगा तो 59 होगी। इस 59 में से 31 सीटों पर कांग्रेस जीती थी, और उससे पहले अगर आप चले जाइएगा पिछले चुनाव में सिर्फ 9 सीट जीत पाई थी। 9 से 31 सत्ता मिलनी ही थी। बीजेपी 50 से घटकर 21 पे आ गई थी पिछले चुनाव में, सत्ता जानी ही थी, तो राजस्थान में सत्ता चली गई। छत्तीसगढ़ के भीतर शेड्यूल ट्राइब बड़ा मायने रखता है, जो 29 सीटों पर सुरक्षित है, वहां कांग्रेस 25 सीटों पर जीती थी, सत्ता मिलनी ही थी। और यही स्थिति कमोवेश मध्य प्रदेश के भीतर भी निकल कर आई। मध्य प्रदेश में 30 सीट जो आदिवासियों की है उस पर कांग्रेस जीतती है, बीजेपी 16 सीट जीत पाती है।
दलितों में दोनों एक दूसरे के लगभग बराबर, परसेंटेज ऑफ वोट भी बराबर, लेकिन आदिवासियों में कांग्रेस का परसेंटेज लगभग 5% ज्यादा। 47 सीटें शेड्यूल ट्राइब की, जिसमें 30 सीट आदिवासियों की जो सीट है उसमें 30 कांग्रेस जीतती है। पहला आंकड़ा आपके जहन में बस गया होगा कि जो आदिवासी और दलित यानी एससी एसटी की सीट पर जिसकी तादाद ज्यादा होती है, और उसमें खास तौर से आदिवासियों की सीट पर जिस भी पॉलिटिकल पार्टी का कब्जा होता है उसको सत्ता मिल जाती है। यह पहला संदेश बहुत साफ तौर पर है। अब यहां पर अगला सवाल है, क्या इसीलिए राहुल गांधी वनवासी पर लेकर निशाना साधते हैं और बोलते हैं कि आप जंगलों में रहने की स्थिति में हैं, इसीलिए आपको वनवासी बीजेपी कहती है आपको, और हम आदिवासी कहते हैं क्योंकि आप एक लिहाज से पहली पीढ़ी हैं जो जिनकी मौजूदगी है, सब कुछ आपका है। और इसी से छत्तीसगढ़ के भीतर माइनिंग का मामला जुड़ जाता है, खनन का मामला जुड़ जाता है, अडानी का मामला आकर खड़ा हो जाता है, और जब आप उससे निकलकर मध्य प्रदेश में आते हैं तो स्थिति थोड़ी सी बदल जाती है और आदिवासियों के जीवन को उस तरीके से नहीं देखा जाता है जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में देखा जा रहा था। और राजस्थान पहुंचते पहुंचते तो स्थिति आदिवासी वोट बैंक के नाम पर और ट्रिकी हो जाती है। तो क्या यह माना जाए, बघेल और गहलोत खुद को ओबीसी इसीलिए कहने से कतराते हैं। वो जानते हैं कि वह खुद को ओबीसी कहेंगे तो चुनाव हार जाएंगे। और क्या इसीलिए कमलनाथ की जाति आप नहीं जानते हैं, धर्म नहीं जानते हैं, उनकी परिस्थिति नहीं जानते हैं? वो बड़े साइंटिफिक तरीके से सोचते हैं और हर चीज को साइंटिफिक तरीके से लेकर चुनावी जीत की दिशा में जा रहे हैं। ध्यान दीजिए तो इन तीनों की राजनीति बिल्कुल अलग अलग है, लेकिन इनके सामने जो तीन नेता इससे पहले होते थे, वो रमन सिंह हो, शिवराज सिंह चौहान हो या वसुंधरा राजे हो, इन तीनों की राजनीति भी अलग अलग थी। तो तीनों अपने अपने राज्य में टकराते थे और एक वक्त के बाद दोनों नेता एक सरीखे लगने लग जाते हैं। शायद इसीलिए क्या बीजेपी ने स्ट्रेटजिकली मोदी को सामने ले दिया कि 24 की परीक्षा भी हो जाए और दौर में राजनीतिक घटनाक्रम और पारंपरिक राजनीति एक झटके में बदल जाए। झटके में राजनीति तो तीनों राज्यों की बदल गई, इससे कोई इनकार कर नहीं सकता है। और सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति में जब आप शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, दलित, आदिवासियों का जिक्र करेंगे तो इनकी माली हालत सीधे तौर पर कहें तो लगभग बीपीएल फैमिली जो है इनके भीतर की, वह लगभग 75% के पार की स्थिति है। इतनी गरीबी मुफलिसी इन तीन राज्यों के भीतर दलित और आदिवासियों की है, जिसके आश्रय चुनाव जीतना और हारना है। सत्ता किसी की भी रही हो, ढोल चाहे प्रधानमंत्री पीटे कि मध्य प्रदेश अब बीमारू राज्य नहीं रहा, लेकिन उसके भीतर भी आदिवासी और दलितों की परिस्थिति को अगर परखिएगा तो वह 2/3 से ज्यादा बीपीएल आपको वहां नजर आने लगेगा। तो क्या गरीबी इस चुनाव का मूल मंत्र है? क्या आदिवासी इस चुनाव का मूल मंत्र है? या यह सवाल आ गया है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों की राजनीति जिन मुद्दों के आश्रय चल रही थी, वो मुद्दे एक झटके में मुफ्त में कौन कितना ज्यादा दे सकता है इस पर आकर इसलिए टिक गए क्योंकि इनकी परिस्थितियों में कोई अंतर नहीं आया था। और अगर इनकी परिस्थितियों में अंतर नहीं आया था और कौन ज्यादा मुफ्त में दे सकता है, अगर राजनीति इस दिशा में चली जा चुकी है, तो फिर इसकी कौन गारंटी लेगा कि आने वाले वक्त में कौन कहीं ज्यादा मुफ्त देने की स्थिति में आकर खड़ा ना हो जाए? तो क्या केजरीवाल को जो वोट मिलते हैं उसमें मुफ्त देना जो दिल्ली से शुरू किया, उसका प्रचार प्रसार उन जगहों पर इसीलिए है और वो अपने कैंडिडेट को इसीलिए खड़ा करते हैं, इसीलिए वो किसी से मेल मिलाप करना नहीं चाहते हैं। वो जानते हैं कि उनकी अपनी पॉलिटिकल लाइन बिल्कुल शानदार है और उसी का प्रचार प्रसार हुआ जिसको दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज ने आत्मसात कर लिया। तो क्या यह कहा जा सकता है कि अगर 5% वोट भी 5%, जो शायद मिलेंगे नहीं, लेकिन अगर आम आदमी पार्टी 5% वोट पर असर डालती है तो जो दिखाया जा रहा है, सुनाया जा रहा है, सब बदल जाएगा? जिन 6-7 सीटों पर समाजवादी पार्टी की मौजूदगी है उसे भी 4 से 5% का खेल करना है, चीजें बदल जाएंगी उन जगहों पर। क्या ऐसी स्थिति आ गई है? या इस दौर में एक चीज बीजेपी ने मान ली या मनवा दी गई, एक रणनीति मोदी और अमित शाह ने अपना ली या अपनानी उनकी मजबूरी थी, और कांग्रेस के सामने इन छत्रपों के आगे या पीछे चलने के अलावे कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि मध्य प्रदेश के चुनाव में सब कुछ कमलनाथ का है। जो भी चुनाव में फूंका जाता है सब कुछ कमलनाथ का है और कमलनाथ जानते हैं यह उनका आखिरी चुनाव है। इस चुनाव में नहीं तो फिर शायद आने वाले वक्त में उनकी राजनीति बंद। गहलोत जानते हैं यह उनका आखिरी चुनाव है।
गहलोत अपने हिसाब की राजनीति करते हैं, अपने हिसाब से राजनीति करते हैं। इसीलिए हाईकमान के लोग भी उनके दरवाजे से लौट जाते हैं। कमलनाथ की रणनीति उनके मुताबिक चलती है। एक बघेल है जो दिल्ली के साथ हैं, दिल्ली के बाद हैं, दिल्ली के अनुकूल हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ के भीतर दो ध्रुव और भी गाहे बगाहे चमक सकते हैं। उसमें चाहे तम्रध्वज साहू का नाम ले लीजिए, चाहे टीएस सिंहदेव का नाम ले लीजिए, और सभी अगर एकजुटता के साथ इस रूप में ना दिखाई दे या लॉलीपॉप सीएम की कुर्सी का सबके साथ ना हो, तो चीजें वहां बिखर जाएंगी या बघेल भी अपने तौर पर गहलोत या कमलनाथ में खुद को बदल लेंगे। कांग्रेस के भीतर यह बिल्कुल नई राजनीति है, जिससे दो चार कांग्रेस संगठन से जुड़े लोग जो इन राज्यों में बूथ पर बैठेंगे, जिले दर जिले, गांव दर जिले और पंचायत दर पंचायत प्रचार करेंगे, उनको समझ में आ गया है कि आखिर नेता ही महत्वपूर्ण है। और खास तौर से गहलोत और कमलनाथ, इनके सामने दिल्ली की नहीं चलती है। हां, छिटपुट कुछ टिकट काट दी गई हो, इसको मत लीजिए उस रूप में, लेकिन रणनीति इनकी सब कुछ इन्होंने झोंका है, क्योंकि यह इन दोनों का आखिरी चुनाव है। जैसे पंजाब में कैप्टन आखिरी लड़ाई लड़ रहे थे और दिल्ली ने मान लिया कैप्टन हारे चाहे जीते, पंजाब पास में रहे या ना रहे, लेकिन अब दिल्ली को अपने तौर पर खड़े होना होगा। तो क्या यह परिस्थिति राजस्थान को लेकर भी है, जो कांग्रेस के भीतर चीजें चलती हैं? और यह परिस्थिति क्या नए तरीके से मध्य प्रदेश के भीतर है, छत्तीसगढ़ के भीतर है? हमें लगता है कांग्रेस की तरफ से खड़े होने के बदले एक क्षण के लिए बीजेपी की रणनीति की तरफ से खड़े हो जाइए और समझने की कोशिश की जाए कि मोदी का चेहरा एक आखिरी युद्ध की दिशा में बढ़ चुका है। अगर इस चेहरे को राजस्थान की जनता अपनाएगी तो मध्य प्रदेश की जनता भी अपना लेगी, और अगर खारिज होंगे तो दोनों राज्यों में खारिज होंगे। यह चेहरे का सवाल है, जो महत्वपूर्ण सवाल इसलिए है क्योंकि भारत में राजनीति चेहरों के आश्रय ही होती है। इतनी डेमोक्रेसी भारत के भीतर है नहीं कि हाईकमान कोई और रहे, चेहरा कोई और रहे, ऐसा होता नहीं है। यह तो इस दौर में दिल्ली में बैठे कांग्रेस हेडक्वार्टर के भीतर नेता भी समझ गए होंगे, और समझते नहीं है। उनसे बात कीजिए तो वह मुस्कुरा कर रह जाते हैं। वो जानते हैं हर दिन मल्लिकार्जुन खड़गे अगर आते हैं, बैठते हैं, लोगों की आवाजाही रहती है, मिलते हैं, लोग जाते हैं, अलग अलग जगहों से आते हैं, लेकिन जिस दिन राहुल गांधी आते हैं उस दिन कांग्रेस हेडक्वार्टर के दरवाजे के भीतर आप घुस नहीं सकते हैं। ये कौन सी परिस्थिति है? और राजनीति का यह मिजाज कांग्रेस के भीतर अगर रेंग रहा है तो कमोवेश ऐसी ही स्थिति तो बीजेपी हेडक्वार्टर में भी जब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचते हैं तो भीड़ तो सड़क के बाहर तक आ जाती है। यह राष्ट्रीय मैसेज है, और वही राष्ट्रीय मैसेज पहली बार राज्यों की राजनीति में अपने दमखम को अपनाने के लिए उतर चुका है। और प्रधानमंत्री मोदी ना कहिए बल्कि बीजेपी के सबसे बेहतरीन प्रचारक के तौर पर नरेंद्र मोदी की मौजूदगी, ध्यान दीजिए, बघेल निशाने पर क्यों है? जबकि राष्ट्रीय राजनीति के भीतर बघेल की क्या हैसियत, लेकिन बघेल छत्तीसगढ़ का मतलब बघेल है। कमलनाथ निशाने पर मध्य प्रदेश में क्यों है? क्योंकि मध्य प्रदेश का मतलब कमलनाथ है, कांग्रेस नहीं है। और राजस्थान के भीतर भी कांग्रेस का मतलब नहीं, गहलोत का मतलब है। और अब तो लोग सचिन पायलट को भी भूलने लगे, और जिस राजनीति पर सवार होकर हर कोई चल रहा है उसमें हर कोई भूल गया कि सामाजिक आर्थिक स्थिति एक दिन में फ्री का ऐलान करने से नहीं बदलती है। क्योंकि जिस समुदाय और जिस पिछड़ेपन का शिकार दलित और आदिवासी, जो हाशिए पर उसकी मौजूदगी, गांव दर गांव अगर घूमिएगा तो उनकी बस्तियां कहां रहती है ये बताने की जरूरत होनी नहीं चाहिए। तो जमीन के भीतर की कंपन उस राजनीति से अभी भी दूर है जो राजनीति टेलीविजन स्क्रीन पर रेंग रहा है। और शायद इस 5 राज्यों के चुनाव परिणाम, और खास तौर से इन 3 राज्यों के चुनाव परिणाम, राष्ट्रीय पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी या कांग्रेस किसी एक के सामने 24 से पहले इतना घना अंधेरा पैदा करेंगे कि वह सोच भी नहीं सकता होगा। और अगर नरेंद्र मोदी जो बीजेपी के श्रेष्ठ प्रचारक हैं, उन्हें लगता है कि नहीं, ये 5 राज्य अलग और 2024 का लोकसभा चुनाव अलग, तो यह उनकी भूल होगी। और शायद उनकी यह भूल इसलिए नहीं क्योंकि वह समझ चुके हैं, इसीलिए अपने ही चेहरे को दांव पे लगाने से वह हिचके नहीं, जानते समझते हुए कि अब उनका चेहरा चूक रहा है। और कांग्रेस भी इस परिस्थिति को समझ गई कि उनके अपने छत्रप दिल्ली हाईकमान से ज्यादा ताकतवर नहीं बल्कि अपने अनुकूल राजनीति की बिसात बिछाते हैं। तो फिर उसने भी चुप्पी थाम ली, यह सोचकर चुनाव परिणाम के बाद की परिस्थिति देखी जाएगी। और इन 5 राज्यों के ध्रुव को अगर देखिएगा तो सबसे ज्यादा घबराहट उस इंडिया के भीतर है जिसे लगने लगा है कि अगर 5 राज्यों के भीतर कांग्रेस जीत गई तो कांग्रेस धीरे धीरे 2024 की दिशा में अकेले बढ़ेगी।
क्योंकि एनडीए और यूपीए के काल में एनडीए के साथ जब मोदी नहीं थे, कौन किसके साथ किस रूप में किस मौके पर खड़ा था और राज्यों की राजनीति के भीतर कैसे इंडिया के साथ कांग्रेस का टकराव है, यह कोई छुपा हुआ नहीं है, सब कुछ आंखों के सामने है। तो आखिर का सबसे बड़ा सवाल जो सोच रहे हैं शहरी मतदाताओं के बीच घूमकर, जो सोच रहे हैं ओबीसी का नारा लगाकर, जो सोच रहे हैं फ्री का ऐलान करके, यह तीनों परिस्थितियों से इतर इन तीन राज्यों के भीतर आम वोटर के जहन में दो ही सवाल है। एक सवाल उसके अपने विधानसभा क्षेत्र में जो उसका एमएलए होगा वो कौन होगा, उससे कितनी निकटता है या नहीं है, यह तय करेगा। और दूसरा सवाल, इन परिस्थिति में जब दोनों बारी बारी से आते रहे हैं और इस दौर में प्रचार के केंद्र में भूख और फ्री में देना अनाज तक आकर टिक गया है, तो फिर उन्हें ही तय करना है कौन ज्यादा उदार है, ये नहीं, कौन ज्यादा ईमानदार है ये जरूर, जो कह रहा है वह पूरा कौन करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।